हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो आज जो है हम लोगों का ज्योग्राफी का सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग का टॉपिक क्या है जी? एशिया। होमवर्क क्या था? एशिया। एशिया इन लोगों को होमवर्क दिया गया था। तो चलिए बिना लेट के लोग पूछते हैं इन लोगों से क्वेश्चन को। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो रेडी है आप लोग? बात नहीं, रेडी है? चलिए पहला जवाब दीजिएगा। उत्तर है पहला, एशिया को हम लोग क्या कह के जानते हैं? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, ठीक है। और सभी धर्मों का जन्म स्थली भी कहा जाता है। सभी धर्मों का जन्म स्थली भी कहा जाता है। एशिया शब्द जो है कौन से भाषा का शब्द है? हिब्रू भाषा का शब्द है। और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज, ठीक है। एशिया के अगर हम पश्चिम की बात करते हैं ना, पश्चिम, पूरा पश्चिम तो समझते हैं ना। तो एशिया के अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो बताओ तो 5 ऐसा देश जिसको तुम जानते हो तुम। ईरान, इराक, सऊदी अरब, तुर्की, यही सब है ना। चलिए अब बताइए जो पूरब के साइड में, पूरब की तरफ पूर्वी एशियाई, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया है कि नहीं, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ये सब पूरब की तरफ है। बताइए मध्य एशिया बीच में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है ना, ये सब मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। और दक्षिण एशिया की अगर बात करेंगे तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यही सब है ना, इंडोनेशिया, भूटान, ये सब आता है कहाँ? दक्षिण एशिया में। चलिए बताइएगा आप लोग कि बॉब उलमेंडाव किन 2 देशों के बीच में स्थित है? ओमान, ईरान और जिब्रूती के मध्य में ये स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा आप लोग, ओमान और ईरान के मध्य में बताइए कौन सा जल संधि स्थित है? हार्मुज जल संधि स्थित है, ठीक है। और यह और कहाँ पे स्थित है? फ्रांस की खाड़ी में भी यह स्थित है। फारस की खाड़ी में। कहाँ? फारस की खाड़ी में, ठीक है। अगला आइए बताइए, अरब सागर भारत के किस ओर स्थित है? बताइएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा जल संधि है? बताइएगा। मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य में कौन सा जल संधि है? मलक्का जल संधि। कौन सा संधि? मलक्का जल संधि। इसके बारे में क्या जाना जाता है? विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। कौन सा? मलक्का जल संधि। कौन? मलक्का जल संधि। चलिए बताइए, इंडोनेशिया और जावा द्वीप के मध्य में कौन सा जल संधि स्थित है? सुंडा जल संधि। क्लियर है यहाँ पे। एशिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तुर्की में बताइए कौन कौन पर्वत श्रेणी है? पोंटी और टॉरस, ये तुर्की में स्थित है, ठीक है। बात करेंगे हम टॉरस पर्वत श्रेणी से कौन सा नदी निकलती है? दजला फरात नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दजला फरात नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? हाँ, टॉरस पर्वत से निकलती है, श्रेणी से निकलती है। टॉरस पर्वत श्रेणी किस देश में? तुर्की में। किस देश में? तुर्की में।
पोंटी पर्वत श्रेणी किस देश में? तुर्की में। ठीक है। और जो टॉरस पर्वत श्रेणी से जो दजला नदी निकलता है ना, वो कहाँ जाके मिलता है? फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा आप लोग, ईरान में पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। एल्बोर्ज पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है। और ईरान के दक्षिण में बताओ, जैग्रोस पर्वत श्रेणी। कौन सा? जैग्रोस पर्वत श्रेणी। ठीक है। भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी है, वहीं पाकिस्तान में 2 पर्वत श्रेणी मौजूद है, उसका नाम बताओ। हाँ, किथर, सुलेमान पर्वत श्रेणी और किथर पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में मौजूद है, हिमालय भारत में मौजूद है। ठीक है। चलिए बताइएगा, म्यांमार और भारत के मध्य में, म्यांमार और भारत की सीमा में बताइए कौन सा पर्वत श्रेणी मौजूद है? आराकान योमा पर्वत श्रेणी। आराकान योमा पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक पामीर ग्रंथि का। पामीर ग्रंथि क्या होता है? हाँ, जो 3 ओर से जो पर्वत श्रेणी आकर मिली हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बताइए कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला मिला हुआ है एक जगह? टियानशेन पर्वत श्रृंखला, दूसरा है कुनलुन पर्वत श्रृंखला, और तीसरा है हिंदकुश पर्वत श्रेणी। ठीक है ना। ये तीनों आके मिला हुआ है एक जगह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पामीर ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? चलिए बताइएगा आप लोग, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी कहाँ पे मौजूद है? कहाँ पे मौजूद है? अफगानिस्तान में। कहाँ मौजूद है? अफगानिस्तान में। ठीक है। अब पठार की बात करते हैं, एशिया के पठार की बात करते हैं। तो बताइएगा कि अनातोलिया पठार कहाँ स्थित है? तुर्की में। कहाँ स्थित है? तुर्की में। इसे हम लोग और क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। बताइएगा, ईरान के पठार को हम लोग किस रूप में जानते हैं? अंतर पर्वतीय पठार के रूप में जानते हैं। बताइएगा, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? भारत में। शान का पठार कहाँ स्थित है? म्यांमार में। कहाँ स्थित है? म्यांमार में। बताइएगा, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कहा जाता है क्या? तिब्बत का पठार। समझ रहे हैं? जो कि कुनलुन और हिमालय के बीच में स्थित है। हिमालय है ना, और कुनलुन पर्वत श्रृंखला है ना, उसके बीच में स्थित है पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार। और इसे हम लोग अंतर पर्वतीय पठार भी कहते हैं। चलिए बताइए, पामीर का पठार बताइए वो किसका हिस्सा है? किसका भाग है? तिब्बत के पठार का भाग का हिस्सा है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। बताओ क्या? विश्व की छत। विश्व की छत के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए अगला, प्रमुख मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। था होमवर्क इस नहीं था? हाँ, आप लोग चलिए आइए देखते हैं, जो याद हो बोलिए, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे। देखो, एक मरुस्थल है जो चीन और मंगोलिया के मध्य में स्थित है। चीन और मंगोलिया के मध्य में स्थित है। बताओ उसे क्या कहते हैं? गोबी मरुस्थल। क्या कहते हैं? गोबी मरुस्थल।
गोबी मरुस्थल होता है ना। अब ये गोबी मरुस्थल के बारे में एक बात क्या प्रसिद्ध बताओ, ये सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है, इसे सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, गोबी मरुस्थल में एक ऊंट पाया जाता है, उस ऊंट का नाम बताइए तो क्या है? बैबिट्रियल, बैक्टीरियल ऊंट पाया जाता है ना। उसका खासियत क्या? हाँ, एक कुबड़ होता है ना, तो एक कुबड़ नहीं, उसके पास क्या कुबड़ है? 2 कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा सऊदी अरब में 2 मरुस्थल पाया जाता है, सऊदी अरब में 2 मरुस्थल पाया जाता है, तो बताइए उसका नाम क्या है? एलनफल और है रब ए खली के नाम से जाना जाता है, रबे खली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल का नाम बता दीजिए। काराकुम मरुस्थल। चलिए, किर्गिस्तान का मरुस्थल का नाम बताइए। किजिलकुम मरुस्थल। ठीक है, ईरान में जो मरुस्थल स्थित है उसका नाम बताइए। दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर मरुस्थल। दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर मरुस्थल। ठीक है, बताइएगा पश्चिम भारत में और पाकिस्तान के थोड़े से भाग में एक मरुस्थल स्थित है, बताइए उसे क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के बारे में एक बात फेमस है, जरा बताइए क्या? हाँ, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला ये मरुस्थल है। ठीक है, क्लियर है? मरुस्थल के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चीन और मंगोलिया के बीच में बताओ कौन सा? गोबी, जिसे हम लोग ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। गोबी मरुस्थल में कौन सा ऊंट पाया जाता है? बैक्टीरियल ऊंट पाया जाता है, जिसको हम लोग 2 कुबड़ वाला ऊंट भी कहते हैं। सऊदी अरब में 2 मरुस्थल पाया जाता है, उसे हम लोग एक कहते हैं अलनफल और दूसरा रब ए खली मरुस्थल सऊदी अरब में पाया जाता है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में हम लोग को एक मरुस्थल देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काराकुम मरुस्थल। क्या कहते हैं? काराकुम मरुस्थल। क्या कहते हैं? काराकुम मरुस्थल। ठीक है, किर्गिस्तान में जो मरुस्थल स्थित है उसका नाम बता देते हैं, बताइए। किजिलकुम। क्या? किजिलकुम मरुस्थल कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में है, किर्गिस्तान में। चलिए, ईरान में जो स्थित है मरुस्थल दस्त ए लुत, बोलिए दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर। तो दस्त ए दोनों में लगा हुआ, दस्त ए दोनों में लगा हुआ, लेकिन एक डिफरेंस है लुत और कबीर। ईरान में याद रखना, लुत और कबीर ईरान में। चलिए, थार कहाँ है? भारत के पश्चिम में थार है ना, और पाकिस्तान के कुछ भाग में थार है, जिसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? इसके हाँ, सर्वाधिक जन घनत्व वाला ये मरुस्थल है। क्लियर है? आते हैं सागर में। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। विश्व की सबसे खारे पानी का झील बताइए। विश्व की सबसे खारे पानी का झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है कि एक वहाँ आइए, एक वहाँ आइए, एक वहाँ आइए, अलग अलग।
बहुत लेट कर रहे हैं। चलिए, तो कैस्पियन सागर जो है किर्गिस्तान, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ईरान से घिरा हुआ है। ठीक है। वहीं बैकाल झील के बारे में बताइएगा, कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है, जो विश्व का सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है। मृत सागर के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले तो बताइए कि ये किस देश के सीमा पर स्थित है? जॉर्डन और इजराइल देश के मध्य ये स्थित है, बॉर्डर पर। विश्व की समुद्री तल से सबसे नीचे स्थित यह झील है। समुद्री तल से सबसे नीचे स्थित यह क्या है? झील है। और विश्व की दूसरी सर्वाधिक खारे पानी वाली क्या है? ये झील है। हाँ, तो बताइएगा कि बैकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में। कहाँ स्थित है? रूस में। और इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग? यह विश्व का सबसे गहरा झील है। विश्व का सबसे गहरा झील है। मृत सागर बताओ किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? जॉर्डन और इजराइल। ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? हाँ, दूसरा सर्वाधिक खारे पानी का क्या है? ये झील है। उसके बाद समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई जो है, समुद्र तल से इसकी जो है समुद्र तल से यह कहाँ स्थित है? सबसे नीचे स्थित है। वान झील बताइए कहाँ स्थित है? वान झील तुर्की में। कहाँ स्थित है? तुर्की में। कहाँ स्थित है? तुर्की में। वान झील के बारे में आप क्या जानते हैं? कि सबसे लवणीय वाला झील है। सबसे लवणीय वाला झील है कौन? वान झील। कौन? वान झील। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टेंसले सेप झील, तो बताइए कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया। कहाँ? कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। तोबा झील कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। तोबा झील इंडोनेशिया में। अरल झील कहाँ स्थित है? हाँ, कजाकिस्तान। वेरी गुड। और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है क्या? अरल झील। कहाँ दिमाग है? अरल झील। ठीक है। कजाकिस्तान में बताओ कौन सा झील स्थित है? बालखास झील कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। एक बार रिपीट करें इसको। कैस्पियन सागर बताइए विश्व की सबसे और विश्व की सबसे बड़ी झील और विश्व की सबसे बताइए बैकाल झील के बारे में बताइए कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बोलिए सभी लोग बोलिए कहाँ स्थित है? रूस में। और क्या इसके बारे में जानते हैं? यह सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है। सबसे कौन सा झील? बैकाल झील सबसे गहरी झील है। उसके बाद बताइए जॉर्डन और इजराइल के मध्य में सीमा पर कौन सा? मृत सागर के बारे में क्या जानते हैं? दूसरी सर्वाधिक खारे पानी की यह झील है। समुद्री तल से यह नीचे स्थित है। सबसे नीचे स्थित है। वान झील कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। वान झील के बारे में क्या जानते हैं? वान झील के बारे में क्या जानते हैं? सबसे लवणीय वाला झील है। सबसे लवणीय वाला झील है। उसके बाद बताइएगा टेंसले सेप झील कहाँ पे स्थित है? तोबा झील कहाँ पे स्थित है? अरल झील कहाँ पे स्थित है? और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। बालखास झील कहाँ पे स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित। ठीक है, चलिए आगे। आगे आपका है एशिया की प्रमुख नदियां। एशिया की प्रमुख नदियां, तो चलिए बताइएगा आप लोग एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए।
यांग टी सी वांग नदी। बोलिए, यांग टी सी वांग नदी कहाँ स्थित है ये? अरे एशिया में कौन सा देश? कौन सा देश में स्थित है? चीन मेरे भाई। यांग टी सी वांग, यांग टी सी वांग ये कहाँ स्थित है? चीन में। और एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। उसके बाद चीन में एक और नदी है जिसको हम लोग चीन का शोक नदी कहते हैं। शोक नदी बताओ कौन सा नदी है? जिसको कहते हैं हवांग हो नदी या फिर पीली नदी। हुआंग हो नदी या फिर पीली नदी, ठीक है। हुआंग हो नदी के बारे में क्या प्रसिद्ध है? हाँ, यह चावल की खेती के लिए यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए, हुआंग हो नदी को हम लोग और क्या कह के जानते हैं? यह जो है चीनी की सभ्यता का विकास भी कहा जाता है। चीनी की सभ्यता का विकास भी कहा जाता है। किसको? हुआंग नदी को। किसको? हुआंग हो नदी, हुआंग हो नदी या फिर पीली नदी, या फिर पीली नदी, या फिर पीली नदी। उसके बाद भारत की महानदी को किस नाम से जानते हैं? हुआंग हो नदी कहा जाता है। भारत में महानदी है ना, उसको हम लोग हुआंग हो नदी के नाम से भी जानते हैं। बताइएगा, म्यांमार के सबसे बड़ी नदी के नाम बताइए। साल्विन नदी जो है म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद बताइएगा, म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? कौन नदी को? इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए, इरावदी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? यंग इन ना, यंग की यंगरन शहर है। लोग कंफ्यूज है, यंगरन या फिर यंगरन रन शहर स्थित है, ठीक है। बताइएगा, इराक की सबसे प्रमुख नदी का नाम बताइए। इराक की सबसे प्रमुख नदी का नाम? इजला फराज नदियां या फिर यूक्रेटस टिग्रिस नदी। क्या नाम बोलिए? बोलिए, दजला फराज नदियां या फिर यूक्रेटस टिग्रिस नदी। ये इराक की सबसे प्रमुख नदियां हैं। और इसी नदी के किनारे याद रखिएगा, इस नदी के किनारे जो है एक सभ्यता पाई गई थी जिसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। किस नदी के किनारे? दजला फराज नदी या फिर यूक्रेटस टिग्रिस नदी। कहाँ है ये? इराक। कहाँ ये? इराक में, ईरान नहीं, इराक में। तो ये आपका एशिया का प्रमुख नदी था। एक बार फिर से बोल देते हैं, एशिया का प्रमुख नदी बताइएगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांग टी सी वांग नदी। यांग टी सी वांग नदी ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ पे बहती है? चीन में बहती है। उसके बाद चीन की शोक नदी के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? पीली नदी या फिर हुआंग हो नदी। हुआंग हो नदी को हम लोग किस रूप में जानते हैं? शोक नदी। और चावल की खेती के लिए भी यह प्रसिद्ध है। उसके बाद चीन की सभ्यता का विकास भी इसे कहा जाता है। किसे? हुआंग हो नदी को। भारत की महानदी को एक और नाम से जानते हैं, हुआंग हो नदी। हुआंग हो नदी। चलिए बताइएगा आप लोग, साल्विन नदी का किस देश की सबसे बड़ी नदी है? म्यांमार की। किसका? म्यांमार का। बताइएगा,
म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इरावदी। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? यांगरन शहर स्थित है। बताइएगा इराक में दो नदियां हैं जिसके किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई है, वो नदी का नाम बताओ। दजला फराज नदियां या फिर यूफ्रेटस टिग्रिस नदी। यूफ्रेटस टिग्रिस नदी। चलिए एशिया की प्रमुख जनजाति का बारे में चर्चा करते हैं। बताइएगा किर्गिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति का नाम बताइए। किर्गिज। किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान में पाई जाती है। उसके बाद अफगानिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति पख्तून जनजाति। कौन जनजाति? पख्तून। चलिए बताइएगा कजाकिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति का नाम बताइए। कजाक जनजाति। अरे उसी से रिलेटेड है सब कुछ। अफगानिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो पख्तून जनजाति, तुर्की में बात करेंगे तो तुर्क जनजाति, अगर हम किर्गिस्तान में बात करेंगे तो किर्गिज जनजाति, वही कजाकिस्तान की बात करेंगे तो वह है कजाक जनजाति, और अगर हम बात करेंगे रूस साइबेरियाई में पाए जाने वाली जनजाति तो वो कौन है? वो है याकूत जनजाति। कौन है? याकूत जनजाति। वही मंगोलिया में पाई जाने जनजाति का नाम है मंगोल जनजाति। मंगोल है ना। और वही अगर बात करेंगे म्यांमार में पाई जाने वाली जनजाति तो कौन सा है? रोहिंग्या जनजाति। जो आप सुने ना हिंदुस्तान में कि रोहिंग्या लोग आ गया है, ममता बनर्जी को खूब जिता रहा है। हाँ, तो वो रोहिंग्या जो है ना, वो लोग जो आ गए हिंदुस्तान में, वो लोग हैं तो वही कहाँ से आए लोग? म्यांमार तरफ से। ठीक है, तो म्यांमार में पाए जाने वाली जनजाति कौन सा है? रोहिंग्या जनजाति। कौन सा है? रोहिंग्या जनजाति। बांग्लादेश में पाए जाने वाली जनजाति का नाम बताइए। चकमा। चकमा जनजाति। कौन जनजाति? चकमा जनजाति। ठीक है। अच्छा, जो नेपाल में पाई जाती जनजाति उसका नाम बताइए। शेरपा जनजाति। कौन? शेरपा। इस जनजाति लोग खासियत क्या है कि ये लोग पर्वतरोही है। बात समझ रहे? जो पहला जो पर्वतरोही चढ़ा था कौन था बताइए, नाम क्या है उसका? अरे भाई, जो शेरपा चढ़े थे उनका नाम क्या है पूरा? हिमालय में होमवर्क लिखिए। जो हिमालय में सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? हिमालय का ऊंचाई 8,848 किलोमीटर। यहाँ से अमेरिका पहुंचा देगी क्या? 8,848 मीटर। ये नेपाल में है ना। बताइएगा नेपाल में पाए जाने वाला जनजाति और है जिसको हम लोग कृषक के रूप में जानते हैं, कि खेती वाले करने वाले के रूप में जानते हैं। बताओ क्या? औरात जनजाति। औरात जनजाति। चलिए, किसे नहरों का देश कहा जाता है? पाकिस्तान को। ठीक है। अब भारत को क्या कहा जाता है? नदियों का देश। पाकिस्तान को नहरों का देश और भारत को नदियों का देश। वाह। और श्रीलंका को क्या कहा जाता है? हाँ, रत्नों का देश किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। या फिर पूर्व का मोती। चलिए बताइएगा, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को हाँ कौन सा रेखा काटती है? 17वीं समानांतर रेखा काटती है। किसको? उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को क्या काटती है? 17वीं समानांतर रेखा। बताइएगा
उत्तर कोरिया को और दक्षिण कोरिया को कौन सा रेखा काटती है? 38वां समानांतर रेखा काटती है। ठीक है, तो एक बार जनजाति को फिर से देख लेते हैं फटाफट, बोलिएगा आप लोग। किर्गिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति किर्गिज जनजाति। अफगानिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति पख्तून जनजाति। तुर्की में पाई जाने वाली जनजाति तुर्क जनजाति। कजाकिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति कजाक जनजाति। कौन सा? कजाक जनजाति। साइबेरियाई रूस में पाई जाने वाली जनजाति याकूत जनजाति। उसके बाद मंगोल में पाई जाने वाली जनजाति मंगोल जनजाति। फिर बांग्लादेश में पाई जाने वाली जनजाति चकमा जनजाति। फिर नेपाल में पाई जाने वाली जनजाति जो पर्वतरोही के रूप में जाना जाता है शेरपा जनजाति। और नेपाल में एक और जनजाति पाया जाता है जो कृषक के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? औरात जनजाति। उसके बाद नहरों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? मोती, पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या? रत्नों का देश। क्या कहते हैं? रत्नों का देश। उसके बाद उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को कितनेवें समानांतर रेखा काटती है? 17वीं समानांतर रेखा क्या करती है? काटती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वां समानांतर रेखा काटती है। क्लियर है? तो ये आपका एशिया पूरा कंप्लीट हुआ है ना, और इसका टेस्ट हम लेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।